आइए फटाफट समझते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम मतलब एनपीएस में जो नए बदलाव आए हैं उनको। तो देखिए, एनपीएस ना पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए चलाता है ना। ये 18 से 70 साल के हम भारतीयों के लिए रिटायरमेंट बचत का एक तरीका है और अभी जो इसमें अपडेट्स आए हैं वो इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे हैं। हाँ, थोड़ा समझना जरूरी है अब। अच्छा, तो सबसे पहला बदलाव है निवेश की ताकत में। देखिए, 1 अक्टूबर 2025 से क्या हो रहा है कि एक नया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क या एमएसएफ आ रहा है। इसके तहत ना जो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर हैं वो अपना पूरा 100% पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार वाली स्कीम्स में लगा पाएंगे। पहले ये लिमिट सिर्फ 75% थी। तो आप समझ रहे हैं, ये तो एनपीएस को बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा बना देगा वेल्थ बनाने के लिए। बस एक बात ध्यान रखनी है कि इन एमएसएफ स्कीम्स की मैनेजमेंट फीस थोड़ी ज्यादा है, 0.30% तक, और 15 साल का लॉक इन भी है। ठीक है, ये तो हुई निवेश की बात। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, पैसा निकालने के नियम। अभी क्या होता है, 60 की उम्र में आप 60% तक पैसा टैक्स फ्री निकाल सकते हैं और बाकी 40% से आपको एन्युइटी मतलब रेगुलर पेंशन लेनी पड़ती है। लेकिन अब सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल यानी एसएलडब्ल्यू भी आ गया है। इससे आप वो 60% वाला हिस्सा भी 75 साल की उम्र तक धीरे धीरे किश्तों में निकाल सकते हैं, जैसे हर महीने या हर तिमाही, और आपका बचा हुआ पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, बढ़ता रहेगा। और सुनिए, सितंबर 2025 के ड्राफ्ट में तो टैक्स फ्री एकमुश्त निकासी 80% तक करने और एन्युइटी सिर्फ 20% रखने जैसे और भी बड़े बदलावों की बात चल रही है। और तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स का क्या? भाई, यहाँ एनपीएस का अलग ही फायदा है, खासकर पुरानी टैक्स रेजिम में। सेक्शन 80C वाले 1.5 लाख के ऊपर सेक्शन 80CCD 1B के तहत आपको 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट मिलती है और ये सिर्फ एनपीएस के लिए है। इससे टैक्स काफी बच सकता है। साथ में एम्प्लॉयर जो पैसा डालता है सेक्शन 80CCD 2 के तहत उस पर भी छूट है। प्राइवेट सेक्टर के लिए 14% तक, और ये नई टैक्स रेजिम में भी मिलता है। और रिटायरमेंट पर 60% निकालना तो टैक्स फ्री है ही। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एनपीएस अब सिर्फ रिटायरमेंट स्कीम नहीं रही, ये निवेश और टैक्स बचाने का एक कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल जरिया बन गया है, जिसे समझना अब और जरूरी हो गया है। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में हुए एक जबरदस्त बदलाव के बारे में। एक ऐसा बदलाव जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक आजादी की पूरी कहानी ही बदल सकता है। तो तैयार हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को एक नया मोड़ देने के लिए? जरा सोचिए, एक ऐसी रिटायरमेंट जिसमें हर महीने बैंक खाते में पैसे आएं और उस पर कोई टैक्स भी ना लगे, और सबसे बड़ी बात, बाकी का पैसा मार्केट में बढ़ता भी रहे। सुनने में थोड़ा सपने जैसा लगता है ना? लेकिन यह सपना नहीं है। एनपीएस में आया एक नया बदलाव इसे बिल्कुल मुमकिन बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना आजकल कोई आसान काम नहीं रह गया है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खर्चे भी बढ़ते हैं, लेकिन इनकम का कोई पक्का जरिया नहीं रहता। तो पहले इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब जो पारंपरिक तरीके अपनाते हैं ना बचत के, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, वो महंगाई की रेस में अक्सर पीछे रह जाते हैं। मतलब पैसा बैंक में नंबर के हिसाब से तो बढ़ रहा होता है, लेकिन असल में उसकी खरीदने की ताकत, उसकी कीमत घट रही होती है। और बस यहीं से जन्म होता है रिटायरमेंट गैप का। मतलब हमारी बचत और हमारी जरूरतों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। अच्छा, तो फिर दूसरे ऑप्शंस देखें, जैसे म्यूचुअल फंड। तो वहां ऊंची फीस एक मसला है, शेयर बाजार का जोखिम भी है जो हर कोई नहीं उठाना चाहता। तो ऐसे में एक ऐसे विकल्प की जरूरत महसूस होती है जो सेफ भी हो और अच्छी कमाई भी दे सके। और यहीं पे सीन में एंट्री होती है नए और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल एनपीएस की। देखिए, इसे सिर्फ एक सरकारी योजना समझने की गलती मत कीजिएगा। यह आपकी अपनी पर्सनल पेंशन मशीन है, एक ऐसी मशीन जो आपके लिए पैसा बनाती है। तो वो जो पुरानी सरकारी स्कीम वाली इमेज है ना, उसे दिमाग से निकाल दीजिए। इसे एक वेल्थ इंजन की तरह देखिए जिसके 3 जरूरी हिस्से हैं। पहला, इस मशीन का फ्यूल यानी इसका जबरदस्त टैक्स बेनिफिट। दूसरा, इसका इंजन जो कम लागत में हाई रिटर्न देता है। और तीसरा, एक बिल्कुल नया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रिटायरमेंट के बाद आपके पैसे को मैनेज करता है। तो चलिए सबसे पहले इस मशीन के फ्यूल यानी इसके टैक्स बेनिफिट्स को समझते हैं, क्योंकि सच कहूं तो एनपीएस के टैक्स लाभ ही इसे बाकी सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कई गुना बेहतर बना देते हैं। इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लेयर में टैक्स की बचत होती है। पहला तो है सेक्शन 80C, जिसके तहत 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। ये तो हम सब जानते हैं। दूसरा, अगर आपकी कंपनी आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती है तो उसका भी फायदा मिलता है। लेकिन असली गेम चेंजर है तीसरा फायदा, सेक्शन 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट। ये जो 80CCD 1B है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक सीक्रेट टैक्स बचत वाला कमरा है जिसकी चाबी सिर्फ एनपीएस इन्वेस्टर्स के पास है। मतलब अगर आपकी एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट पूरी भी हो चुकी है, तब भी आप एनपीएस में 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं, और ये फायदा सिर्फ और सिर्फ एनपीएस में ही मिलता है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ?
अगर कोई 30% के टैक्स स्लैब में आता है तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे 15,000 रुपए की टैक्स बचत। ये पैसा आपकी जेब में बचता है, बिल्कुल सीधी बचत। चलिए, फ्यूल की बात तो हो गई, अब आते हैं इस मशीन के इंजन पर, वो हिस्सा जो आपकी कमाई को रफ्तार देता है। क्योंकि एनपीएस सिर्फ एक टैक्स बचाने का टूल नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। और यहां दो बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं। पहला है एक्टिव चॉइस, मतलब आप खुद पायलट हैं, आप तय करेंगे कि आपका पैसा कितना इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में। और दूसरा है ऑटो चॉइस, ये एक एक्सपर्ट ऑटो पायलट की तरह है, आपकी उम्र के हिसाब से ये खुद ब खुद आपके रिस्क को मैनेज करता है और पैसे को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करता जाता है। लेकिन एनपीएस का असली तुरुप का इक्का है इसकी बेहद कम लागत। सोचिए, सिर्फ 0.09% की मामूली सी मैनेजमेंट फीस। जब आप इसे दूसरे फंड्स की करीब 1.5% फीस से कंपेयर करते हैं ना, तो 30 साल जैसे लंबे समय में यह छोटा सा फर्क लाखों रुपए का बन जाता है। आपकी जेब में लाखों रुपए ज्यादा आते हैं सिर्फ कम फीस की वजह से। और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े अपडेट की, उस गेम चेंजर की जिसने एनपीएस को सच में एक नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बना दिया है। इसका नाम है सिस्टमैटिक लंप सम विड्रॉल, शॉर्ट में कहें तो SLW। तो ये SLW आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये रिटायरमेंट के बाद आपका जो 60% टैक्स फ्री पैसा होता है ना, उसे एक साथ निकालने के बजाय हर महीने एक सैलरी की तरह, एक तनख्वाह की तरह लेने की सुविधा है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। 60 साल की उम्र में आपका 60% कॉर्पस अनलॉक हो जाता है। फिर आप खुद तय करते हैं कि आपको हर महीने, हर 3 महीने में या साल में कितना पैसा चाहिए, और बस आपकी अपनी टैक्स फ्री पेंशन शुरू हो जाती है, जो आप 75 साल की उम्र तक ले सकते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे कमाल की बात तो अब आ रही है। जब आप हर महीने अपनी ये तनख्वाह निकाल रहे होते हैं, तब भी आपका बचा हुआ पैसा वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है और बढ़ता रहता है। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि बाकी 40% का क्या होता है? तो देखिए, उस 40% से एक एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी होता है, जो आपको जिंदगी भर एक गारंटीड पेंशन देता है। तो अब आपके पास रिटायरमेंट में 2 इनकम सोर्स हो जाते हैं, एक गारंटीड पेंशन जो कभी बंद नहीं होगी, और दूसरी SLW से मिलने वाली टैक्स फ्री इनकम जो साथ साथ ग्रो भी कर रही है। इससे बेहतर और सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान और क्या हो सकता है? तो अगर हम सब कुछ समेटें तो 3 बड़े फायदे निकल कर आते हैं। पहला, जबरदस्त ट्रिपल टैक्स बेनिफिट। दूसरा, हाई ग्रोथ देने वाला कम लागत का इंजन। और तीसरा और सबसे अहम, SLW के जरिए रिटायरमेंट में एक फ्लेक्सिबल और टैक्स फ्री मंथली सैलरी। देखिए, आज का दौर सिर्फ रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने का नहीं है, बल्कि अपनी रिटायरमेंट को अपनी शर्तों पर डिजाइन करने का है, उसे आर्किटेक्ट करने का है। और नया एनपीएस आपको ठीक यही करने की पावर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये सब करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एनपीएस अकाउंट खोलना अब पूरी तरह से ऑनलाइन और बहुत आसान है। तो अपनी पर्सनल पेंशन मशीन बनाने की तरफ पहला कदम आज ही बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, आज हम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की गहराई में उतरेंगे। जी। हमारे पास इससे जुड़े कई सारे दस्तावेज हैं, कुछ नियम, हाल के बदलावों पर रिपोर्ट्स है, तुलनात्मक विश्लेषण भी है और भी बहुत कुछ। हाँ, काफी कुछ है इस पर। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये जो सारी जानकारी है ना, इसके ढेर से एनपीएस का निचोड़ निकालना है। सही। मतलब ये कैसे काम करता है, इसके असली फायदे क्या हैं और अभी हाल फिलहाल में क्या बदला है इसमें, और ये रिटायरमेंट की तैयारी और क्या कहते हैं पैसा बनाने में कैसे मददगार हो सकता है, जी। ये सब समझना है। बिल्कुल, कोशिश ही रहेगी। क्या आप जानते हैं कि एनपीएस की फंड मैनेजमेंट लागत दुनिया में सबसे कम सिर्फ 0.09% ही है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसका। या फिर ये कि अब गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स अगर चाहें तो अपना पूरा 100% पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं। जी, ये हालिया बदलावों में से एक है। हाँ। काफी बड़ा बदलाव है। चलिए तो फिर इन दिलचस्प बातों को और गहराई से खंगालते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये एनपीएस है क्या भला? देखिए, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, PFRDA, हाँ। उसकी देखरेख में चलने वाली परिभाषित योगदान वाली पेंशन स्कीम है। परिभाषित योगदान मतलब ये कि आपका रिटर्न इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितना पैसा जमा किया और उस निवेश ने कैसा परफॉर्म किया। कोई गारंटीड पेंशन नहीं है इसमें, जैसे पुरानी सरकारी स्कीम में होता था। अच्छा। हाँ, कुछ सरकारी योजनाओं को छोड़कर इसमें 2 तरह के खाते होते हैं, एक टियर 1 और दूसरा टियर 2। और इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है? इसमें 18 से 70 साल के लगभग सभी भारतीय नागरिक आ सकते हैं, NRI और OCI भी। ओके। बल्कि अब तो उम्र सीमा और बढ़ाने की भी बात चल रही है। शायद 75 साल तक एंट्री मिल जाए और 85 साल तक निवेश जारी रखने की छूट। अरे वाह। हाँ, पर ये अभी प्रस्ताव ही है, पर इससे ये पता चलता है कि सिस्टम और लचीला बन रहा है।
अच्छा, और ये टियर 1 और टियर 2 खाते ये कैसे अलग है एक दूसरे से? टियर 1 जो है वो आपका मेन रिटायरमेंट खाता है। असासी इसमें जमा पैसा आमतौर पर 60 साल की उम्र तक लॉक रहता है। लॉक रहता है, मतलब निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं पर कुछ खास शर्तों पर ही, और वो भी सीमित पैसा। आंशिक निकासी कहते हैं उसे। अच्छा, और हाँ, इसे चालू रखने के लिए साल में कम से कम 1000 रुपए जमा करना जरूरी है। ओके। और टियर 2? टियर 2 वो बिल्कुल स्वैच्छिक है, वॉलंटरी। जैसे आपका बैंक का सेविंग्स अकाउंट होता ना, हाँ। वैसा ही इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती। ओ, टैक्स छूट नहीं है टियर 2 पर? नहीं, टियर 2 उनके लिए ज्यादा काम का है जिन्हें लगता है कि अरे टियर 1 में तो पैसा बिल्कुल फंस जाएगा, तो ये एक तरह का लिक्विडिटी एस्केप वॉल्व है। समझ गई। अच्छा, और इसमें पैसे जमा कैसे होते हैं, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए? हाँ, जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए योगदान उनकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते मतलब डीए के आधार पर तय होता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी की महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, जिसमें 80,000 रुपए बेसिक है और 20,000 रुपए डीए है, और कर्मचारी और कंपनी दोनों 10% डालते हैं, तो महीने का कुल 20,000 रुपए एनपीएस में जाएगा। ठीक है। और ये योगदान टैक्स बचाने में भी मदद करता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, पैसा जमा हो गया, अब ये पैसा जाता कहाँ है? मतलब इसका निवेश कौन और कैसे करता है? ये काम करते हैं पेशेवर पेंशन फंड मैनेजर यानी पीएफएम, जिन्हें पीएफआरडीए चुनता है। ओके। आप सब्सक्राइबर के तौर पर इनमें से किसी एक पीएफएम को चुन सकते हैं, और आपके सारे रिकॉर्ड रखने का काम करती हैं सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज यानी सीआरए। सीआरए जैसे कैम्स है, के फिनटेक है, ये हर सब्सक्राइबर को एक यूनिक नंबर देती हैं, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी प्राण। हाँ, ये नंबर आपकी नौकरी बदलने पर भी वही रहता है, पोर्टेबल है। ये तो अच्छी बात है। और निवेश के लिए सब्सक्राइबर को क्या विकल्प मिलते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। पहला है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस? हाँ, इसमें आप खुद तय करते हैं कि आपका पैसा किन एसेट क्लास में कितना लगेगा। एसेट क्लास मतलब निवेश के साधन, जैसे इक्विटी यानी शेयर बाजार, कॉर्पोरेट डेट यानी कंपनियों के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी बॉन्ड्स, और एक चौथा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें रीट्स, इन्विट्स जैसी चीजें आती हैं। अच्छा, तो ECGA ये 4 हो गए? बिल्कुल, ECGA। आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इनमें पैसा बांट सकते हैं। ठीक है। और दूसरा रास्ता? दूसरा है ऑटो चॉइस। ये एक तरह का लाइफ साइकिल फंड है। लाइफ साइकिल फंड? हाँ, मतलब इसमें आपकी उम्र के हिसाब से निवेश अपने आप बदलता रहता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इक्विटी वाला हिस्सा जो ज्यादा जोखिम वाला है, हाँ, वो कम होता जाता है, और डेट वाला जो कम जोखिम वाला है वो बढ़ता जाता है। अच्छा, ये तो उनके लिए बढ़िया है जो खुद से ये सब नहीं मैनेज करना चाहते। बिल्कुल, जिन्हें एसेट एलोकेशन की ज्यादा चिंता नहीं करनी। इसकी भी कुछ प्रकार हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से चुन सकते हैं। एक्टिव चॉइस में आपने इक्विटी का जिक्र किया था, सुना इसमें अब बड़े बदलाव हुए हैं? हाँ बिल्कुल, पहले इक्विटी में निवेश की एक सीमा थी, 75% तक ही कर सकते थे। हाँ। लेकिन अब ये जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क MSF आया है, या जिसे लोग NPS 2.0 भी कह रहे हैं, उसके तहत जो गैर सरकारी सब्सक्राइबर हैं वो चाहें तो अपना पूरा 100% पैसा भी इक्विटी में लगा सकते हैं। पूरा 100%? जी हाँ, ये NPS को सीधे सीधे म्यूचुअल फंड की टक्कर में ला खड़ा करता है, खासकर अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा है। पर इसमें रिस्क भी तो बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, 100% इक्विटी का मतलब है ज्यादा रिटर्न की संभावना, पर साथ ही ज्यादा जोखिम भी। ये समझना जरूरी है। और वो जो चौथा विकल्प था ऑल्टरनेटिव एसेट्स A, हाँ, उसमें फिलहाल 5% तक ही निवेश की छूट है। ये तो काफी लचीलापन आ गया है। लेकिन एनपीएस की एक और खासियत जो बार बार सुनने में आती है वो है इसकी कम लागत। हाँ, और ये शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप देखिए, जो सामान्य पुरानी एनपीएस स्कीम्स है ना, उनका फंड मैनेजमेंट चार्ज सिर्फ 0.09% सालाना है। सिर्फ 0.09%? ये तो बहुत ही कम है। बहुत कम। इसकी तुलना आप किसी भी एक्टिव म्यूचुअल फंड से कीजिए, जिनका खर्चा 1%, 1.5%, यहाँ तक कि 2.5% तक भी हो सकता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स तो महंगे होते हैं। तो ये जमीन आसमान का फर्क है, और ये सिर्फ कुछ पैसे बचाने की बात नहीं है। सोचिए, अगर आप 30 साल तक निवेश कर रहे हैं, हाँ, तो ये कम लागत आपके फाइनल रिटायरमेंट फंड में म्यूचुअल फंड के मुकाबले लाखों रुपए का अंतर पैदा कर सकती है। लाखों रुपए का अंतर? ओ, ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के साथ बहुत बड़ा असर डालता है। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ये जो नई एमएसएस स्कीम्स आएंगी, जिनमें शायद ज्यादा विकल्प होंगे या खास रणनीतियां होंगी, हाँ, उनकी फीस शायद थोड़ी सी ज्यादा हो। पीएफएम को भी तो बेहतर सेवा और नए उत्पाद लाने के लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए। सही बात है। पर फिर भी उम्मीद यही है कि वो म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले काफी कम ही रहेंगी। और पारदर्शिता के लिए एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, हाँ, एनएवी, वो रोज घोषित होती है, तो आप अपने निवेश की वैल्यू रोज देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा लोगों को एनपीएस की तरफ खींचता है, टैक्स बेनिफिट्स, खासकर पुरानी टैक्स व्यवस्था में। हाँ, पुरानी टैक्स व्यवस्था में तो एनपीएस का जलवा है। इसमें तिरहरा टैक्स लाभ मिलता है, जिसे ईईई यानी एग्जेम्प्ट स्टेटस कहते हैं। ईईई एग्जेम्प्ट यानी छूट, मतलब निवेश करते समय छूट, निवेश पे जो कमाई हुई वो भी टैक्स फ्री, और निकालते समय भी काफी हद तक टैक्स फ्री। अच्छा, इसे थोड़ा खोल कर समझाइए। बिल्कुल, पहला है सेक्शन 80 CCD 1,
इसमें आप जो खुद पैसा डालते हैं एनपीएस में उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं। कितना? ये छूट सेक्शन 80C की जो 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा है ना, उसी के अंदर आती है। अच्छा, 80C वाली लिमिट में? हाँ, वेतनभोगी अपनी सैलरी बेसिक प्लस डीए का 10% तक और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो अपनी कुल आय का 20% तक इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं। 80C की लिमिट के कारण। ठीक है, ये तो हुआ पहला। दूसरा, और ये है एनपीएस का तुरुप का इक्का, सेक्शन 80CCD1B। अच्छा, हाँ, ये आपको 50,000 रुपए की अतिरिक्त मतलब एडिशनल टैक्स छूट देता है और ये 80C की 1.5 लाख की सीमा के ऊपर है। ओ, मतलब 80C के 1.5 लाख के अलावा 50,000 और। बिल्कुल, यानी आप सिर्फ एनपीएस में निवेश करके पुरानी टैक्स व्यवस्था में कुल 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए 80CCD1 प्लस 50,000 80CCD1B। ये तो जबरदस्त है। आपके एम्प्लॉयर यानी कंपनी के योगदान पर मिलने वाली छूट है। इस पर भी छूट है? जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि अब ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए सैलरी बेसिक प्लस डीए के 14% तक हो सकती है। पहले ये निजी क्षेत्र के लिए 10% थी। 14% तक? हाँ, और इस पर कोई ऊपरी मॉनेटरी लिमिट नहीं है, सिर्फ प्रतिशत की सीमा है। तो अगर सैलरी ज्यादा है तो ये छूट भी काफी ज्यादा हो सकती है। तो पुरानी टैक्स व्यवस्था में तो साफ तौर पर 2 लाख रुपए तक का फायदा दिख रहा है खुद के योगदान पर, और एम्प्लॉयर का योगदान तो बोनस जैसा हो गया। बिल्कुल। लेकिन नई टैक्स व्यवस्था का क्या? उसमें तो कहते हैं ज्यादातर छूट खत्म हो गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। नई टैक्स व्यवस्था जो कि कम टैक्स दरों का वादा तो करती है, लेकिन उसमें ज्यादातर डिडक्शंस हटा दिए गए हैं। हाँ, तो उसमें सेक्शन 80CCD1 वाली छूट नहीं है, और सबसे खास बात, वो जो 80CCD1B वाली 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट थी वो भी नहीं। ऐसी है। अरे, तो फिर नई व्यवस्था में एनपीएस का क्या फायदा? नई व्यवस्था में सिर्फ एक ही एनपीएस टैक्स बेनिफिट बचा है, और वो है एम्प्लॉयर के योगदान पर मिलने वाली छूट, यानी सेक्शन 80CCD2 वाला। सिर्फ एम्प्लॉयर वाला? हाँ, और इसे भी हाल में निजी क्षेत्र के लिए बढ़ाकर सैलरी ब्रैकेट में बेसिक प्लस डीए का 14% कर दिया गया है। अच्छा, तो अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था चुन रहा है तो उसके लिए अपने एम्प्लॉयर से एनपीएस में 14% तक योगदान करवाना टैक्स बचाने का एक बड़ा और शायद इकलौता बड़ा जरिया बचा है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, और जब रिटायरमेंट पे पैसा निकालने की बारी आती है 60 साल पर, तब टैक्स का क्या हिसाब है? तो 60 साल की उम्र पर आपका जो भी पैसा जमा हुआ है, मतलब कॉर्पस, हाँ, उसका 60% तक हिस्सा आप एक मुश्त निकाल सकते हैं, लमसम, और ये पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। 60% टैक्स फ्री? ठीक है। हाँ, बाकी जो बचा कम से कम 40% हिस्सा, उससे आपको एक एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है। एन्युटी मतलब पेंशन? हाँ, एक तरह से एन्युटी कंपनी आपको उस पैसे के बदले जिंदगी भर या एक निश्चित समय तक नियमित आय देती है, जिसे हम पेंशन कहते हैं। अच्छा, और उस पेंशन पर टैक्स लगता है? हाँ, उस एन्युटी से जो आपको नियमित आय मिलती है उस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। ठीक है, मतलब 60% टैक्स फ्री निकला, 40% से पेंशन मिली जिस पर टैक्स लगा। बिल्कुल। हाँ, इसमें एक बात और है, अगर आपका कुल कॉर्पस मतलब जमा पैसा 60 साल पर 5 लाख रुपए या उससे कम है, हाँ, तो आप चाहें तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, फिर एन्युटी खरीदना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी एक सुविधा है। और वो जो बीच में पैसा निकालते हैं, आंशिक निकासी? हाँ, जो खास जरूरत पड़ने पर आप निकालते हैं अपने योगदान का 25% तक, वो भी टैक्स फ्री होती है। ओके, तो टैक्स वाला मामला काफी हद तक साफ हुआ। आपने पहले एनपीएस 2.0 और एमएसएफ का जिक्र किया था। हाल के दिनों में एनपीएस में और क्या बड़े बदलाव हुए हैं या होने वाले हैं? हाँ, एनपीएस लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है और ज्यादा आकर्षक बन रहा है। एमएसएफ यानी मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के बारे में हमने बात की। हाँ, 100% इक्विटी वाला। जी, 1 अक्टूबर 2025 से आप एक ही प्लान में अलग अलग पीएफएम की कई स्कीम्स रख पाएंगे और 100% इक्विटी का विकल्प भी चुन पाएंगे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जैसा मैंने शायद पहले बताया था, अगर आप एक एमएसएफ स्कीम से दूसरी एमएसएफ स्कीम में स्विच करते हैं तो उस पे 15 साल का लॉक इन लग सकता है। 15 साल? ये तो काफी लंबा है। हाँ, इसे सुरक्षा उपायों के साथ आजादी या गार्ड रेल फ्रीडम कहा जा रहा है। मतलब विकल्प तो दिए हैं, पर ऐसा नहीं कि आप रोज बदलते रहें। समझ गए। और वो दूसरा बड़ा बदलाव जिसका काफी जिक्र हो रहा है, SLW। हाँ, SLV सिस्टमैटिक एक मुश्त निकासी यानी सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल। ये वाकई मेरे सबसे कमाल का बदलाव है। ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, पहले जो 60% टैक्स फ्री रकम थी ना रिटायरमेंट पर, हाँ, उसे एक साथ लेना पड़ता था। अब SLV के जरिए आप उस 60% वाले हिस्से को अपनी जरूरत के हिसाब से 75 साल की उम्र तक किश्तों में ले सकते हैं, मासिक, तिमाही, छमाही, सालाना, जैसे जाएं। अच्छा, किश्तों में? हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है, जब तक आप ये किश्तें ले रहे हैं आपका जो बचा हुआ पैसा है उसी 60% वाले हिस्से में वो निवेशित रहता है और उस पर रिटर्न कमाता रहता है। अरे वाह, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी पैसा बढ़ता रहेगा और टैक्स फ्री किश्तें भी मिलती रहेंगी। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। ये रिटायरमेंट के बाद एक तरह की दोहरी आय का जरिया बन सकता है। दोहरी आय कैसे? एक तरफ तो आपको 40% वाले हिस्से से एन्युटी मिल रही है जो गारंटीड है पर टैक्सेबल है। हाँ, और दूसरी तरफ SLW से आपको 60% वाले हिस्से से नियमित आय मिल रही है जो टैक्स फ्री है।
हालांकि उसमें बाजार का जोखिम जुड़ा रहेगा, तो ये महंगाई से लड़ने में भी मददगार हो सकता है। ये एनपीएस को सिर्फ एक पेंशन स्कीम से कहीं आगे ले जाता है। ये एक रिटायरमेंट इनकम मैनेजमेंट टूल बन जाता है। ये तो सच में बड़े बदलाव हैं, क्रांतिकारी कह सकते हैं। और भविष्य के लिए क्या प्रस्ताव है? कुछ और भी बदलने वाला है क्या? हाँ, पीएफआरडीए ने कुछ और सुधारों का मसौदा भी पेश किया था सितंबर 2025 में। याद रहे, ये अभी सिर्फ प्रस्ताव हैं, लागू नहीं हुए हैं। ठीक है, क्या है वो? एक तो ये कि शायद टैक्स फ्री एक मुश्त निकासी की सीमा 60% से बढ़ाकर 80% कर दी जाए। 80%? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ 20% से ही एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। इससे हाथ में ज्यादा पैसा आएगा रिटायरमेंट पर। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा अगर हुआ तो। बिल्कुल। दूसरा, शायद कुछ खास योजनाओं में 15 साल की सदस्यता के बाद उम्र देखे बिना निकलने का विकल्प मिल जाए। प्रीमेच्योर एग्जिट मतलब? हाँ, कुछ उस तरह का। और तीसरा, आंशिक निकासी जो अभी 3 बार मिलती है, हाँ, उसे बढ़ाकर 6 बार करने का प्रस्ताव है। अच्छा। पर फिर कहूंगा, ये अभी प्रस्ताव है। देखना होगा कि इनमें से क्या और कब लागू होता है। बच्चों के लिए भी कुछ आया है शायद, एनपीएस वात्सल्य? हाँ बिल्कुल, एनपीएस वात्सल्य नाम की स्कीम आई है 18 सितंबर 2024 से। इसमें माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस खाता खोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, 18 साल का होने पर यह सामान्य टियर 1 खाते में बदल जाता है। और कुछ? इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन जैसी एक एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प भी दिया गया है, पर लगता है उसे ज्यादा अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। टेक्नोलॉजी में भी ब्लॉकचेन और एआई आधारित सलाह की बातें हो रही हैं, और ईएसजी यानी पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश पर भी जोर बढ़ रहा है। काफी कुछ चल रहा है एनपीएस में, इतने सारे नियम और विकल्प। इसमें कंपनियों और सब्सक्राइबर्स की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, जरा संक्षेप में बताइए। देखिए, कंपनियों यानी नियोक्ताओं के लिए सबसे जरूरी है कि वो कर्मचारियों का पैसा काटकर समय पर एनपीएस खाते में जमा करवा दें। डेडलाइन होती है सैलरी काटने के अगले ही दिन तक। ओके। रिकॉर्ड सही रखना और नियमों का पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी है। देर करने पर जुर्माना भी लगता है। और सब्सक्राइबर के लिए? सब्सक्राइबर के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। पहली, टियर 1 खाते को चालू रखने के लिए सालाना कम से कम 1000 रुपए जमा करना याद रखें। नहीं तो खाता फ्रीज हो सकता है और फिर उसे चालू कराने में जुर्माना और बकाया रकम देनी पड़ती है। अच्छा। दूसरी, अपनी केवाईसी जानकारी, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल और खासकर नॉमिनी का नाम हमेशा अपडेट रखें। नॉमिनी न होने पर बाद में आपके परिवार को पैसा मिलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ये जरूरी है। तीसरी, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को नियमित रूप से देखते रहें। सीआरए भेजती है, कोई गड़बड़ी लगे तो तुरंत ठीक कराएं। और वो आंशिक निकासी? हाँ, आंशिक निकासी सिर्फ बेहद जरूरी कामों के लिए ही मिलती है। बच्चों की पढ़ाई या शादी, घर खरीदना या बनाना, या कोई गंभीर बीमारी। और ये भी आपके खुद के जमा पैसे का सिर्फ 25% तक ही निकाल सकते हैं। पूरे कार्यकाल में अधिकतम 3 बार। शायद 6 बार हो जाए। हाँ, शायद भविष्य में 6। और हाँ, अगर आप अपने पीएफएम के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, तो साल में 1 बार उसे बदल सकते हैं। हाँ। और इसी तरह साल में 2 बार अपना निवेश विकल्प, एक्टिव ऑटो या एसेट एलोकेशन भी बदल सकते हैं। ठीक है, नियम समझ आ गए। अब जरा एनपीएस की तुलना करके देखते हैं दुनिया के दूसरे देशों की पेंशन स्कीम के मुकाबले ये कैसा है। देखिए, तुलना करें तो अमेरिका में 401k है, ऑस्ट्रेलिया में सुपर एन्युएशन है, सिंगापुर में सीपीएफ है। कई अच्छी प्रणालियां हैं, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। लेकिन एनपीएस जहां सबसे आगे निकल जाता है वो है इसकी अविश्वसनीय रूप से कम लागत। वो 0.09% वाला आंकड़ा याद है ना? हाँ बिल्कुल। दुनिया की शायद ही कोई बड़ी पेंशन स्कीम इतने कम खर्च पर चलती हो। जैसे मैंने पहले बताया, अमेरिका के 401k का औसत खर्च 0.5% है। ऑस्ट्रेलिया के सुपर का 0.8-1.2% के आसपास है। तो लागत में तो एनपीएस बेस्ट है। हाँ, वैश्विक स्तर पर यह बहुत प्रतिस्पर्धी है इस मामले में। और भारत के अंदर जो दूसरे विकल्प हैं, जैसे ईपीएफ, पीपीएफ या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, उनसे इसकी तुलना कैसे करें? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, सबका अपना अपना रोल है, कोई एक चीज सबके लिए बेस्ट नहीं होती। सही। ईपीएफ और पीपीएफ ये ज्यादा सुरक्षित विकल्प हैं, रिटर्न लगभग गारंटीड सा होता है, और सबसे बड़ी बात, मैच्योरिटी पर और निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगता। ईई स्टेटस इनका भी। हाँ, पूरी तरह से। लेकिन इनमें इक्विटी का निवेश या तो बिल्कुल नहीं होता, पीपीएफ, या बहुत कम और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ईपीएफ। तो लंबी अवधि में एनपीएस के इक्विटी वाले हिस्से से कम रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। और इनमें एनपीएस जैसा लचीलापन भी नहीं है, जैसे एसडब्ल्यू या 100% इक्विटी का विकल्प। ठीक है। और ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये म्यूचुअल फंड हैं जो टैक्स बचाने के लिए होते हैं। ये पूरा पैसा इक्विटी में लगाते हैं, तो रिटर्न की संभावना एनपीएस के इक्विटी फंड जैसी ही या ज्यादा हो सकती है, पर जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। इनका लॉक इन सिर्फ 3 साल का होता है, जो एनपीएस के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन इस पर एनपीएस वाली वो खास 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट ATCCD1 भी नहीं मिलती। हाँ, वो तो सिर्फ एनपीएस में है। और मेच्योरिटी पर या बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, अगर गेन 1 लाख रुपए से ज्यादा है। एनपीएस की 60% निकासी टैक्स फ्री है। और हाँ, एनपीएस की लागत ईएलएसएस फंड से आमतौर पर काफी कम होती है। तो मतलब चुनाव निवेशक की जरूरत पर निर्भर करेगा। बिल्कुल।
अगर किसी को गारंटी, सुरक्षा और टैक्स फ्री निकासी चाहिए तो पीपीएफ और ईपीएफ बेहतर हो सकते हैं। अगर कोई ज्यादा ग्रोथ चाहता है, कम लागत पर, रिटायरमेंट के बाद एसएलडब्ल्यू जैसा लचीलापन चाहता है और इक्विटी का जोखिम लेने को तैयार है, तो एनपीएस, खासकर उसका एक्टिव चॉइस इक्विटी ऑप्शन, बहुत आकर्षक है। और ईएलएसएस? ईएलएसएस उनके लिए अच्छा है जिन्हें इक्विटी में निवेश करना है, टैक्स बचाना है और जिन्हें सिर्फ 3 साल का लॉक इन चाहिए। अक्सर समझदार निवेशक इन सब का एक मिश्रण इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल सही, एक संतुलित पोर्टफोलियो शायद सबसे अच्छा रहता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे सुनने वालों को एनपीएस के बारे में गांठ बांध लेनी चाहिए? हाँ, कुछ बातें हैं जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। कंपाउंडिंग का असली फायदा जल्दी शुरू करने वालों को ही मिलता है। हाँ, ये तो हर निवेश के लिए सच है। बिल्कुल। दूसरी, नियमित रहें, एसआईपी की तरह हर महीने या नियमित अंतराल पर निवेश करते रहें, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। तीसरी, एम्प्लॉयर मैच का पूरा फायदा उठाएं। अगर आपकी कंपनी एनपीएस में योगदान देती है तो वो मुफ्त का पैसा है, उसे बिल्कुल ना छोड़ें। सही। चौथी, सही एसेट एलोकेशन चुनें। अपनी उम्र और जोखिम क्षमता के हिसाब से एक्टिव या ऑटो चॉइस चुनें। और सबसे जरूरी, इसे हर कुछ साल में रिव्यू जरूर करें, जरूरत पड़ने पर बदलें। हाँ, रिव्यू करना जरूरी है। पांचवी, टैक्स बेनिफिट का पूरा इस्तेमाल करें। खासकर अगर पुरानी व्यवस्था में है तो 2 लाख रुपए तक की छूट का लक्ष्य रखें। नई व्यवस्था में है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर फोकस करें। ठीक है। छठी, नियमों का पालन करें। न्यूनतम योगदान, केवाईसी अपडेट रखना, नॉमिनी बनाना, ये छोटी बातें हैं पर जरूरी हैं। सातवीं, लंबी अवधि का नजरिया रखें। बाजार ऊपर नीचे होगा, उससे घबराएं नहीं, ये रिटायरमेंट के लिए है, लंबी रेस का घोड़ा है। बिल्कुल। आठवीं, इसे अपनी पूरी प्लानिंग का सिर्फ एक हिस्सा बनाएं। एनपीएस अकेला शायद काफी ना हो, इसे ईपीएफ, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आदि के साथ मिलाकर देखें। हाँ, होलिस्टिक अप्रोच। नौवीं, जानकारी रखें। नियम बदल रहे हैं, नए विकल्प आ रहे हैं, तो अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। और 10वीं, खासकर महिलाओं के लिए, कई बार करियर में ब्रेक आता है या वेतन में अंतर होता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए शायद उन्हें थोड़ा जल्दी शुरू करने या थोड़ा ज्यादा योगदान करने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि रिटायरमेंट कॉर्पस पर असर ना पड़े। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। बहुत बढ़िया तरीके से आपने सब कुछ समेटा। तो हमने देखा कि एनपीएस कैसे एक सीधी सादी सी पेंशन योजना से कहीं ज्यादा बनकर एक लचीला और शक्तिशाली धन निर्माण का जरिया बन रहा है। हाँ, ये काफी बदल गया है पिछले कुछ सालों में। और ये भी साफ है कि जैसे जैसे विकल्प बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अब जिम्मेदारी भी सब्सक्राइबर पर ज्यादा आ गई है। बिल्कुल। ये सारे नए विकल्प, 100% इक्विटी चुनना, मल्टीपल स्कीम्स में जाना, एसडब्ल्यू का इस्तेमाल करना, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका सही फायदा उठाने के लिए थोड़ी वित्तीय समझदारी, थोड़ी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। हाँ। सिस्टम आपको बहुत ताकतवर औजार दे रहा है, लेकिन उन्हें सही ढंग से चलाना आपको सीखना होगा। सूचित और सक्रिय भागीदारी जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते सोचने के लिए हम सब के लिए। जी। जिस तरह एनपीएस बदल रहा है, जैसे आपने बताया, ज्यादा पैसा एक मुश्त निकालने की छूट की बात हो रही है, शायद 80% तक का। हाँ, प्रस्ताव है। और पेंशन यानी एन्युटी का अनिवार्य हिस्सा कम होता जा रहा है, शायद सिर्फ 20% रह जाए। तो क्या इसे अब भी सिर्फ पेंशन सिस्टम कहना पूरी तरह सही है, या ये धीरे धीरे रिटायरमेंट पर केंद्रित एक लंबी अवधि के टैक्स बचाने वाले वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म में बदल रहा है, जिसमें पेंशन शायद बस एक छोटा सा हिस्सा बन रह गया है? ये सोचने वाली बात है। शब्द वही है पर शायद मायने बदल रहे हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में हाल में हुए कुछ बड़े बदलावों पर। एनपीएस हम जानते हैं लाखों भारतीयों के रिटायरमेंट प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है और 2024-25 में इसमें कई जरूरी बदलाव आए हैं। हमारे स्रोत सामग्री में इनका जिक्र है। बिल्कुल। और आज का मुद्दा यही है कि क्या ये बदलाव, खासकर ये जो मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क एमएसएफ जैसी नई चीजें आई हैं, वो सच में ग्राहकों को ज्यादा कंट्रोल और बेहतर रिटर्न देकर सशक्त बना रही हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ती फीस, ज्यादा उलझने और जो नए जोखिम है वो आम निवेशक के लिए फायदे से ज्यादा परेशानी खड़ी कर दें? हाँ, यही आज का सवाल है। हमारी ये चर्चा स्रोत सामग्री के विश्लेषण पर ही आधारित है। मेरा मानना है कि ये बदलाव एनपीएस को ज्यादा लचीला, ज्यादा प्रतिस्पर्धी और एक आधुनिक टूल बना रहे हैं, जिससे निवेशक सशक्त हो रहे हैं। और मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। जैसा आपने कहा, मुझे लगता है कि ये जो नई जटिलताएं हैं, ऊंची फीस है और कुछ नई पाबंदियां भी हैं, वो आम ग्राहक के लिए चीजों को आसान नहीं बल्कि शायद और मुश्किल और महंगा बना सकती हैं।
मतलब सारी जिम्मेदारी अब निवेशक पर आ गई है। देखिए, मैं अपनी बात रखती हूँ। मेरे हिसाब से एनपीएस का ये जो नया दौर है, ये एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में जा रहा है। पहले इसे आप एक तरह की जबरदस्ती की बचत योजना कह सकते थे, पर अब ये वाकई निवेशक को ताकत देने वाली स्कीम बन रही है, एम्पावर्ड इन्वेस्टिंग। उदाहरण के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी एमएसएफ को ही लें। इसके तहत अक्टूबर 2025 से जो गैर सरकारी ग्राहक हैं, वो अपना 100% पैसा इक्विटी में लगा सकेंगे। अब लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमाने और महंगाई को मात देने के लिए ये जरूरी है ना? साथ ही अब एक ही प्लान, मतलब आपके एनपीएस अकाउंट में आप अलग अलग पेंशन फंड मैनेजर, पीएफएम जिसे कहते हैं, उनकी कई स्कीमें एक साथ रख सकते हैं। इससे पोर्टफोलियो को फैलाना और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाना ज्यादा आसान हो गया है। हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि आप अलग अलग फंड मैनेजर चुन सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लगती है। बिल्कुल। और फिर एक और चीज है, सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल यानी SLW। इससे रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने में जबरदस्त कंट्रोल मिलता है। आप 60 साल के होने पर जो 60% एक मुश्त रकम निकाल सकते हैं, उसे आप चाहें तो 75 साल की उम्र तक हर महीने या तिमाही या सालाना किश्तों में निकाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस दौरान आपका बाकी पैसा निवेशित रहता है और उम्मीद है कि बढ़ता रहता है। इन सब सुधारों के साथ आप देखें तो एनपीएस अब म्यूचुअल फंड्स, खासकर जो टैक्स बचाने वाले ELSS फंड्स हैं, उनको अच्छी टक्कर दे सकता है। इसकी लागत देखिए, आम स्कीमों में सिर्फ 0.09% के आसपास, और टैक्स के फायदे तो हैं ही, जैसे सेक्शन 80 CCD 1B में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट, और ऊपर से ENPS और आधार EKYC से खाता खोलना भी अब बहुत आसान हो गया है। तो कुल मिलाकर ये निवेशक को मजबूत बनाने वाला ही कदम है। आपकी कुछ बातें सही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन मैं इसे एम्पावरमेंट से ज्यादा मार्केटाइजेशन की तरह देख रहा हूं। मतलब इसे बाजार के हिसाब से ढालने की कोशिश है, जिससे चीजें उलझ गई हैं। पहली बात ये कि ये जो MSF स्कीमें हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, इनकी फीस ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस MIF जिसे कहते हैं, उसकी सीमा आम स्कीमों के लगभग 0.09% से बढ़ाकर सीधा 0.30% तक कर दी गई है। आपको शायद लगे कि भाई 0.2% ही तो ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? पर जरा सोचिए, 25-30 साल के निवेश पर ही आपके रिटायरमेंट फंड से चुपके से लाखों रुपए कम कर सकता है। यही है रिवर्स कंपाउंडिंग का खेल, मतलब आपकी कमाई पर उल्टा असर। ऐसा लगता है कि फंड मैनेजरों का मुनाफा ग्राहक के फायदे से ऊपर रखा गया है। वो HDFC पेंशन फंड का उदाहरण भी था ना, जिनका प्रॉफिट मार्जिन कम बताया जा रहा था। तो क्या ये फीस इसीलिए बढ़ाई गई? दूसरी बात, ये सिस्टम अब बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। आप सोचिए, इतने सारे पेंशन फंड मैनेजर, PFM, फिर इतनी सारी स्कीमें, फिर 4 तरह के एसेट क्लास, इक्विटी E, कॉर्पोरेट बॉन्ड C, सरकारी बॉन्ड G, ऑल्टरनेटिव एसेट्स A, और फिर अलग अलग रिस्क प्रोफाइल। एक आम भारतीय निवेशक जिसे शायद बहुत ज्यादा वित्तीय जानकारी ना हो, उसके लिए सब चुनना कितना मुश्किल होगा। लेकिन डिसेंटर जी, ऑटो चॉइस का विकल्प तो है ही उनके लिए, जो ये सब नहीं चुनना चाहते। हाँ, ऑटो चॉइस है, बिल्कुल है। पर मेरी तीसरी बात सुनिए, MSF के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी तो जुड़ी हैं। अगर आप एक MSF स्कीम से दूसरे में जाना चाहते हैं, तो आपको 15 साल इंतजार करना होगा। 15 साल का लॉक इन है। मतलब सोचिए, अगर आपका चुना हुआ फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप 15 साल तक उसमें फंसे रहेंगे। हाँ, आप पुरानी कम फीस वाली आम स्कीम में वापस जा सकते हैं, ये विकल्प है, लेकिन दूसरी MSF में नहीं जा सकते। और आप अपना पहले से जमा NPS पैसा इन नई ज्यादा फीस वाली MSF स्कीमों में डाल भी नहीं सकते। ये सिर्फ नए निवेश पर लागू होता है। और चौथी बात, जो सबसे अहम है, सारा जोखिम और सारी जिम्मेदारी अब निवेशक के कंधे पर है। 100% इक्विटी का विकल्प सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ऊंचे रिटर्न का सपना दिखाता है। पर जरा सोचिए, एक आम निवेशक जो रिटायरमेंट के करीब है, वो शायद ऊंचे रिटर्न के लालच में इसे चुन ले और ठीक उसी समय बाजार गिर जाए तो उसका क्या होगा? PFRDA शायद इसे UPI की तरह लोकतांत्रिक बनाना चाहता हो, सबको जोड़ना चाहता हो, पर नतीजा एक ज्यादा बाजारू और उलझा हुआ सिस्टम लग रहा है, जो शायद आम लोगों, खासकर असंगठित क्षेत्र वालों के लिए अपनाना और मुश्किल कर दे। मैं मानती हूँ कि लागत और जटिलता कुछ हद तक बढ़ी हैं, ये चिंताएं जायज हैं, पर आप लचीलेपन के जो फायदे हैं उन्हें शायद कम आंक रही हैं। 100% इक्विटी की ही बात लें, हाँ रिस्क है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, पर लंबी अवधि में अगर आपको वाकई अच्छी वेल्थ बनानी है, महंगाई को हराना है, तो इक्विटी जरूरी भी है। और जो लोग ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, उनके लिए तो विकल्प है ही, ऑटो चॉइस है, या एक्टिव चॉइस में भी कम इक्विटी वाले ऑप्शंस चुन सकते हैं। वे अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से चुन सकते हैं। और SLW की बात, ये रिटायरमेंट इनकम पर वाकई में कंट्रोल देता है। इसे आप जो अनिवार्य एन्युटी है उसके साथ मिलाकर एक अच्छी दोहरी आय वाली रणनीति बना सकते हैं। मतलब एन्युटी से गारंटीड इनकम आती रहेगी और SLW से जरूरत पड़ने पर आप पैसा निकाल सकते हैं और बाकी पैसा बढ़ता भी रहेगा।
पीएफआरडीए यही नहीं रोका है, जो 60% एकमुश्त निकासी है उसे 80% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और कुछ योजनाओं से 15 साल बाद पूरा पैसा निकालने का विकल्प देने पर भी विचार हो रहा है। ये सब कदम लचीलेपन को और बढ़ाएंगे ही। इक्विटी और एसएलडब्ल्यू को लचीलेपन का बड़ा उदाहरण बता रहे हैं, सही है। लेकिन इसी एमएसएफ में, जिसमें 100% इक्विटी का ऑप्शन है, उसमें 15 साल का लॉक इन भी तो है। अगर स्कीम या फंड मैनेजर बदलना हो तो ये कैसा लचीलापन हुआ जहां पे खराब फंड मैनेजर या स्कीम में 15 साल तक फंस सकते हैं? ये तो एक तरह का बंधन हुआ ना। देखिए, वो लॉक इन एमएसएफ स्कीमों के बीच स्विच करने पर है। आप पुरानी स्कीमों में जिनकी फीस कम है उनमें वापस जाने के लिए स्वतंत्र हैं, और शायद ये इसलिए किया गया हो ताकि लोग बार बार छोटी छोटी बातों पर बदलाव ना करें और लंबी अवधि के निवेश पर फोकस रखें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। जहां तक एन्युटी की बात है, हाँ वो अनिवार्य है, पर उसे भी 40% से घटाकर 20% करने का प्रस्ताव है। ये दिखाता है कि नियामक संस्था पीएफआरडीए लोगों की लिक्विडिटी की चिंता को समझ रही है और सुन रही है। प्रस्ताव तो है, पर अभी लागू नहीं हुआ। और मान लीजिए 20% हो भी गया, तो वो 20% भी क्यों? ईएलएसएस में देखिए 3 साल का लॉकअम होता है, उसके बाद पैसा आपका। यहां आपको 60 साल की उम्र तक या कुछ मामलों में शायद 15 साल तक रुकना पड़ता है। और ये जो एन्युटी आपको लेनी पड़ती है, उसका रिटर्न कितना मिलता है आजकल? अक्सर 5.5 से 7.5% के बीच ही घूमता है। तो आप अपनी जमा पूंजी का एक ठीक ठाक हिस्सा, भले ही अब 40% के बजाय 20% हो, एक ऐसे प्रोडक्ट में फंसा रहे हैं जो शायद महंगाई को भी सही से मात न दे पाए। तो हां, मैं मानता हूं थोड़ा लचीलापन बड़ा है, पर क्या यह असली वित्तीय आजादी है? मुझे शक है। और वो 100% इक्विटी वाली बात सुनने में अच्छी है, पर व्यवहार में कितने आम निवेशक बिना किसी वित्तीय सलाहकार के इस जोखिम को सही से समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे? डर यही है कि लोग बिना सोचे समझे बस ऊंचे रिटर्न देखकर इसे चुन लेंगे और बाद में पछताएंगे। आम स्कीमों के 0.09% से ज्यादा है, लेकिन इसका एक कारण हो सकता है। ये थोड़ी ज्यादा फीस शायद फंड मैनेजरों को नई टेक्नोलॉजी लाने, बेहतर सर्विस देने, रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित करे। इससे पेंशन फंड इंडस्ट्री भी चलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और हो सकता है आगे चलकर ग्राहकों को और बेहतर प्रोडक्ट मिले। और ये भी याद रखिए, किसी को एमएसएफ चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। निवेशक चाहें तो अब भी वो बहुत कम लागत वाली पुरानी 0.09% स्कीमें चुन सकते हैं। विकल्प तो खुला है। मैं इस तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 0.30% फीस एनपीएस के अपने ही बेहद कम लागत वाले स्टैंडर्ड यानी 0.09% से 3 गुना ज्यादा है। ये कई एक्टिव म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान से भी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है, खासकर जब आप 20-30 साल के निवेश पर इसका असर देखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये रिवर्स कंपाउंडिंग आपके कॉर्पस में लाखों का फर्क डाल सकती है। क्या वाकई ये ज्यादा फीस ग्राहक को बेहतर सेवा देगी, या ये सिर्फ फंड मैनेजमेंट कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने का एक तरीका है? ये सवाल पूछना तो बनता है। और ये कहना कि निवेशक पुरानी स्कीम चुन सकते हैं, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। अगर आपको 100% इक्विटी जैसे नए आकर्षक फीचर चाहिए तो आपको ज्यादा फीस देनी ही पड़ेगी। मतलब कम लागत और ज्यादा लचीलापन, ये दोनों एक साथ नहीं मिल रहे। ये एक तरह से पसंद का भ्रम है ना। अच्छा, अब जटिलता बनाम सशक्तिकरण की बात करते हैं। मैं मानती हूं कि हाँ, ज्यादा विकल्प आने से सिस्टम थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन क्या ज्यादा विकल्प निवेशक को ताकत नहीं देते? अब वो अपने रिस्क लेने की क्षमता, अपने वित्तीय लक्ष्यों और बाजार को लेकर अपनी समझ के हिसाब से अपना निवेश ज्यादा बेहतर तरीके से चुन सकते हैं। और जो लोग खुद से ये सब नहीं करना चाहते, उनके लिए ऑटो चॉइस लाइफ साइकिल फंड्स हैं ही एक सीधा साधा तरीका, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ रिस्क अपने आप कम होता जाता है। पीएफआरडीए और जो सीआरए हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उनके ऑनलाइन टूल भी तो हैं, जैसे रिटायरमेंट कैलकुलेटर, ईएनपीएस पोर्टल। ये सब फैसला लेने में मदद करते हैं। डिजिटल खाता खोलना इतना आसान हो गया है, तो ये जटिलता नहीं है, ये जरूरत के हिसाब से ढलने की क्षमता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं इसे विकल्पों का अंबार कहता हूं, जो आम निवेशक को कंफ्यूज कर सकता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। जब आपके पास इतने सारे पीएफएम, इतनी स्कीमें, एमएसएफ और आम वाली, फिर एक्टिव और ऑटो चॉइस और 4 एसेट क्लास, बाप रे, ये तय करना कि क्या चुने बहुत मुश्किल हो जाता है। नतीजा क्या होता है? या तो निवेशक शायद गलत फैसला ले लेते हैं, या फिर कोई फैसला ही नहीं ले पाते और जो डिफॉल्ट ऑप्शन है उसी में पड़े रहते हैं, जो शायद उनके लिए सबसे अच्छा ना हो। जरा सोचिए, एक आम दुकानदार है या कोई छोटा कारोबारी है, उसके पास इतना समय और इतनी समझ कहां है कि वो इन सब बारीकियों में जाकर माथापच्ची करे। लेकिन जानकारी तो उपलब्ध कराई जा रही है, वेबसाइट्स हैं, लिटरेचर है। जानकारी होना एक बात है और उसे समझकर सही फैसला लेना बिल्कुल दूसरी बात है। और नियमों की जटिलता को मत भूलिए, जैसे वो एमएसकेफ के बीच स्विच करने पर 15 साल का लॉक इन, ये कहां का सशक्तिकरण है? और इस पूरे सिस्टम को चलाने की अपनी दिक्कतें हैं। देखिए, कितने सारे बिचौलिए हैं। सीआरए है जो रिकॉर्ड रखता है, पीएफएम है जो पैसा लगाता है, पीओपी है जहां आप खाता खोलते हैं, ट्रस्टी बैंक है। इन सबके बीच डेटा का सही तालमेल होना कितना जरूरी है और कितना मुश्किल भी।
इसमें गलतियों और देरी का खतरा हमेशा बना रहता है, जैसा कि पहले भी कुछ मामलों में सुनने में आया है। तो ये सशक्तिकरण से ज्यादा उलझन पैदा कर सकता है। ये थोड़ा ऐसा है जैसे आप पहली बार किसी बहुत बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं, सब कुछ दिखता है पर समझ नहीं आता कि अपनी जरूरत का सामान कहां और कैसे चुने। ठीक है, आखिरी मुद्दे पर आते हैं। इन सुधारों का असली मकसद क्या लगता है? क्या ये लोकतंत्रीकरण है या बाजारीकरण? मेरा मानना है कि ये सुधार बाजार की आवाज सुनकर लाए गए हैं। निवेशक शिकायत कर रहे थे कि लिक्विडिटी कम है, इक्विटी में निवेश के मौके कम है। तो लक्ष्य साफ तौर पर एनपीएस का दायरा बढ़ाना है और इसे म्यूचुअल फंड जैसे दूसरे निवेश विकल्पों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक बनाना है। एनपीएस वात्सल्य जो बच्चों के लिए शुरू किया गया है, या यूपीएस जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक योजना है, ये सब नए कदम दिखाते हैं कि पीएफआरडीए अलग अलग वर्गों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रहा है। ये एक विकसित होता हुआ सिस्टम है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन के दायरे में लाना चाहता है, उन्हें रिटायरमेंट सुरक्षा देना चाहता है। मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। मुझे लगता है कि ये सुधार एनपीएस को म्यूचुअल फंड की नकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फीस, ज्यादा जटिलता और कड़ी शर्तों के साथ। ये बाजारवाद है जिससे शायद फाइनेंस इंडस्ट्री को तो फायदा हो, पर जरूरी नहीं कि आम जनता को असली लोकतंत्रीकरण मिले। पीएफआरडीए का लक्ष्य शायद यूपीआई जैसा बनना हो, लेकिन यूपीआई की खूबी उसकी सादगी और कम लागत थी। नया एनपीएस तो उल्टा जटिल और महंगा होता जा रहा है। यूपीएस का ही उदाहरण लीजिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए विकल्प के तौर पर लाया गया, पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 5% से भी कम ने से अपनाया। नतीजा ये हुआ कि सरकार को उसकी डेडलाइन बढ़ानी पड़ी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लिए पेंशन नियमों में कितना भ्रम और बिखराव बढ़ रहा है। क्या हम सच में एक सरल, सबके लिए एक जैसी प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, या हम एक ऐसा पेचीदा बाजार बना रहे हैं जहां सिर्फ वो निवेशक ही फायदा उठा पाएंगे जिनके पास बहुत जानकारी है या जो सलाहकार अफोर्ड कर सकते हैं? तो सार ये है कि मेरे विचार में एनपीएस 2.0 और ये जो नए बदलाव हैं, ये निवेशकों को पहले से कहीं ज्यादा लचीलापन दे रहे हैं, बेहतर रिटर्न्स की संभावना दे रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल दे रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा जटिल जरूर हुआ है, लेकिन सही जानकारी और थोड़ी समझ के साथ ये आज के भारतीय निवेशक के लिए पैसा बनाने और रिटायरमेंट की योजना बनाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन बन गया है। जिम्मेदारी निवेशक पर है, ये सच है, लेकिन ताकत भी उसी के पास है। और मेरा सार ये है कि लचीलापन तो बेशक बड़ा है, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है ज्यादा फीस के रूप में, बहुत ज्यादा जटिलता के रूप में और नई बंदिशों के रूप में, जैसे एमएसएफ का वो 15 साल का लॉक इन। सारी जिम्मेदारी निवेशक पर डाल दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या एक आम भारतीय नागरिक, जिसकी वित्तीय साक्षरता का स्तर हम जानते हैं अक्सर कम होता है, वो इस नए ज्यादा उलझे हुए एनपीएस को असरदार तरीके से संभाल पाएगा? सशक्तिकरण का दावा खोखला लगता है अगर उसे इस्तेमाल करने की काबिलियत या साधन ही ना हो। ये साफ है कि हम दोनों इस बात पर तो सहमत हैं कि एनपीएस मौलिक रूप से काफी बदल गया है और अब इसमें ज्यादा विकल्प हैं। लेकिन इस बदलाव का असली असर क्या होगा, खासकर लागत, जटिलता और आम निवेशक पर इसके बोझ को लेकर, इस पर हमारी राय बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, और इसीलिए इन अहम बदलावों के नफे नुकसान दोनों को गहराई से समझना हर किसी के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी जोखिम सहने की क्षमता और अपने लक्ष्यों को देखकर ही फैसला लेना होगा। और ये काम अब इन बदलावों के बाद पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। हाँ, और स्रोत सामग्री में और भी कई पहलू हैं जिन पर भविष्य में बात हो सकती है, जैसे एनपीएस वात्सल्य के पीछे की सोच क्या है, यूपीएस क्यों इतना कामयाब नहीं हुआ, नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में एनपीएस का हिसाब किताब कैसे बैठता है, और कंपनियों के लिए इसकी नियम वगैरह बहुत कुछ है। बिल्कुल, तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि हमने देखा, कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है और अंतिम फैसला तो हमारे श्रोताओं को अपनी समझ और जरूरत के आधार पर ही करना है।